कल हम पिकनिक के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब में। और वार्ता का सिलसिला रहेगा और कोई 20 मिनट तक आप वार्तालाप रखेंगे। उसके बाद किसान बंधु आपसे प्रश्न भी करेंगे। तो स्वागत है आदरणीय मास्टर साहब। धन्यवाद दिनेश जी, शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने मुझे इस लायक समझा। और नमस्कार सभी किसान भाइयों को, योगाचार्यों को। योग जो हम आपका जो मूल मंत्र है सर्वे संतु निरामय है, उसको फलीभूत करने में हम आगे जो सत्र है हमारा, उसमें मैं मेरी जो भागीदारी आप लोगों ने उपयुक्त समझी है, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो मैं पहले जानना चाहूंगा सर, क्या मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? जी जी हाँ जी आवाज सर, आपकी आवाज ठीक है। जी तो जैसा कि आपने मुझे कहा है या मुझे जानना चाहता है, पिछले वर्षों में पिकनिक तकनीक का विस्तार, अनुभव और समीक्षा हो, हम आज वही करना चाहेंगे। उसके बाद में मैं सभी की जो सामूहिक हमारी समस्याएं और जो नया हम कर रहे हैं खेती में, उस पर भी बात करूंगा। तो शुरुआती दौर में मैं पिकनिक को शुरू करने से पहले, जिस दिन मेरी पहली बार आसिफ शरीफ साहब से बात हुई, वॉइस मैसेज मैंने उन्हें छोड़ा, तुरंत उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और उन्होंने मुझे पहली बात कही, वो मुझे हर वक्त याद रहती है। उन्होंने कहा था कि साहब, दुनिया किसान मेरे लिए किसान है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसान के भले के लिए काम करूं। तो इस ग्रुप के अंदर आपको कभी भी मजहब और देश की बातें नहीं सुनाई देगी। और वास्तव में उनके साथ में रहते हुए मुझे ये महसूस हुआ, ये 4-5 सालों में उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं, कभी भी कहीं भी मजहब और देश की बातें नहीं हुई। पिछले दिनों जब हालात खराब हुए, तब उन्होंने अपने आप कहा कि साथी थोड़ा सा माहौल खराब सा हो गया है और मैं एक बार ग्रुप से बाहर जा रहा हूँ, तो जो आपका हिंदुस्तान का ग्रुप है आप उसको चलाइएगा और मैं जो ही माहौल ठीक होता है आपसे दोबारा जुड़ूंगा, वैसे ही वॉइस मैसेज के माध्यम से और आपसे व्हाट्सएप पे हमेशा उपलब्ध रहूंगा। उनकी महानता है। मैं दिल से आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम किसानों को एक नई तकनीक दी है। मैं आगे बढ़ते हुए उनके तकनीक के 4 मुख्य पहलू हैं, उन पे मैं बात करूंगा। पहले बात हुई है, अगर दिनेश जी उसको जरूरी ना समझे तो आगे चलूं, नहीं तो मैं इन पे थोड़ी सी बात करूं भी। 4 मुख्य पहलू उनके क्या हैं? जी जी, आप जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ नए किसान भी, नए लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ 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 तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल अच्छा है, शॉर्ट में जी। बिल्कुल 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 जी। उनके 4 कहते हैं भी साथियों, जब भी आप पिकनिक पे या जो मेरे असूलों के मुताबिक काम करना चाहते हो, तो अब पिकनिक के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। तो उनमें वो कहते हैं, पहला सबसे पहले तो दिनेश जी, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो ये पिकनिक मोटे तौर पे जो समतल जमीन है उस पे कामयाब ज्यादा है। कामयाब तो सभी है, परंतु समतल समतल जो जमीन है उस पे ज्यादा कामयाब है। उसका पहला जो असूल है वो है लेजर लेवलिंग। जमीन को आप लोग लेजर लेवलर से जमीन को बिल्कुल समतल कीजिएगा। जमीन आपकी बेशक कितने ही एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, 30 एकड़ हो, वो सारी एक लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा, जब हमने जमीन को लेजर लेवल कर लिया, उसके बाद में आता है कि हार्ड पेन ब्रेकिंग। हार्ड पेन ब्रेकिंग थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हार्ड पेन क्या चीज है। किसान इसको समझ नहीं पाता या जो नया से जुड़ता है उसके लिए नई चीजें होती हैं ये। हमने जमीन के ऊपर बार बार भारी साधन चला करके जमीन को जुताई से हमने जमीन के लगभग 10-12 इंच से लेकर के 20-25 इंच तक के बीच में एक हमने हार्ड लेयर बना दी है, तस्री नुमा प्लेट की तरह से बिल्कुल हार्ड है। और आप किसान साथी अगर करना भी चाहें ट्राई कर सकते हैं। जहां तक हमारा ट्रैक्टर की हैरो या कल्टीवेटर से हम जुताई करते हैं, उसके बाद में वो कितना लगता है, लगभग 4 से 6 इंच 10 इंच लगता होगा, उससे नीचे नहीं जा पाता। आप उस मिट्टी को कस्सी से हटाइएगा, उसके बाद में आप कस्सी चला के देखिएगा, आपको कस्सी नीचे जाएगी नहीं। तस्तरी की तरह से, पत्थर की तरह से जमीन नीचे हार्ड हो चुकी है। तो उसका दूसरा जो काम है, उस हमें उस हार्ड पेन को तोड़ना है, उसको बोलते हैं हार्ड पेन ब्रेकिंग। तो हम उसको तोड़े तब आप महसूस करेगा तस्तरी की तरह से, बिस्किट की तरह से मोटे मोटे टुकड़े जो हैं आपको टूटे हुए नजर आएंगे। तो उसके लिए एक औजार है सब सोइलर। वो एक फाड़े का हल होता है, ट्रैक्टर के बीच में चलता है वो, और दोबारा ट्रैक्टर जो घुमा के लेके आते हैं तब
पहिए के ऊपर पहिया आता है और उसको हम बर्फीनुमा यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलाएं तो बर्फी टाइप खेत में टुकड़े कट जाएंगे। और उसके बाद में जब आप ये काम, मैं किसानों को राय देना चाहूंगा कि आपकी कोशिश हो कि बरसात से पहले ये काम करें, क्योंकि जब बरसात आएगी जबरदस्त भगवान बारिश करेगा, पानी बरसाएगा, तो हमने जब हार्ड पैन ब्रेकिंग किया है तब जमीन का मुंह खुल चुका है और जमीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पिएगी। आप देखेंगे भंवरी की तरह से, जब हम बड़ी नदी में देखते हैं या जैसे पानी निकलता है वहां से भंवर चक्कर बन जाता है, उस तरह से भंवरी बन करके जमीन पानी पिएगी। और उस दौरान आप देखेंगे कि जमीन जब पानी पी रही है तब इतने सालों से जो हमने जमीन के अंदर केमिकल डाला है, पेस्टिसाइड डाला है, वीडीसाइड डाला है, हर्बिसाइड डाला है, वो सारा का सारा जहर जमीन को पानी वॉश आउट कर देगा और जमीन हमारी साफ सुथरी हो जाएगी। अर्थात हमने जो जहर प्रयोग किया है उससे जमीन को धो देगी, उसको हम बोलते हैं वॉश आउट। हमने लेवल कर लिया, जमीन को, जहर को धो दिया, हार्ड पैन ब्रेक कर लिया। उसके बाद में अगला काम हमारा आता है बेड मेकिंग। 42 इंच का ट्रैक्टर से हम बेड बनाए, बराबर में 2 खालियां बनेंगी, हमारा पानी उसमें चलेगा। बेशक आपका खेत 1 एकड़ लंबा हो, 2 एकड़ लंबा हो, 3 एकड़ लंबा हो, नालियों में पानी छोड़िएगा। और अगर आपने अच्छे से हार्ड पैन ब्रेकिंग किया है तब मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी जमीन के अंदर नमी जाएगी। साथियों, आसिफ साहब और सभी हमारे कृषि विज्ञानी जो आजकल बातें कर रहे हैं, उसको बेशक हम प्राकृतिक खेती कहें, कुदरत खेती कहें, जीरो बजट खेती तो हो ही नहीं सकती। जीरो बजट खेती के मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि किसान की जो अपनी मेहनत है वो क्या जीरो में गई? किसान की मेहनत की भी तो कीमत है, इसलिए जीरो बजट तो खेती हो नहीं सकती। हाँ, रसायन मुक्त खेती, कुछ भी नाम कहें आप, जो हम करते हैं वो, आप 42 इंच का बेड बनाइएगा और उसके ऊपर अपनी फसल लगाइएगा। तीसरा काम हो गया, यानी कि पहला हमने लेवल किया, हार्ड पेन ब्रेक किया सब सोइलर से, तीसरा हमने बेड बना दिया 42 इंच का। उसके ऊपर आप जरूरत के मुताबिक ट्रैक्टर के पीछे आप 5 लाइनें लगाइएगा, 4 लाइनें फसलों के मुताबिक। जैसे ज्यादा फैलने वाली फसल है वहां आप 2 लाइन भी हो सकती है, अगर कम फैलने वाली फसल है वहां 3 या 4 या 5 लाइनें भी हो सकती है। अपनी फसल के मुताबिक लाइनों में बेड के ऊपर बिजाई कीजिएगा। और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू आता है, वो है मल्चिंग, आच्छादन। जब हमने बेड के ऊपर फसल लगा दी, उसके बाद में हम उस फसल को, जो भी कृषि फसल अवशेष बचा हुआ है, फार्मिंग का जो बचा हुआ वेस्टेज है, उसको हम उसके ऊपर डाल दें। और आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा साथियों कि कोई भी फसल, जब उसको, अनाज को उपयुक्त माहौल मिलेगा, नमी मिलेगी, तो वो अपने आप वो फसल जर्मिनेशन पे आएगी और हमने जो ऊपर फसल अवशेष डाला उसके अंदर से ऊपर निकल के आ जाएगी। और इस तरह से अगर हम खेती करते हैं तो उस पे खेती बड़ी अच्छी होती है। तो 4 चीज दोबारा दोहरा देता हूं, लेवलिंग, उसके बाद में जमीन का वॉश आउट करना यानी हार्ड पेन ब्रेकिंग, बेड मेकिंग, और उसके बाद में मल्चिंग। कुछ साथियों को ये रहता है कि जी जो 42 इंच का बेड है उसमें क्या नमी चली जाती है? आप अपनी जमीन को देखिएगा, हो सकता है कि किसी जगह पर जमीन जो है काफी रेतीली तो नहीं, वो अपनी चिकनी हो, तो हो सकता है पानी ना पीते, थोड़ा सा बेड आप कम भी अपनी फसल के मुताबिक, अपनी जमीन के मुताबिक आप उस बेड को कम भी कर सकते हो। यहाँ मैंने महसूस किया है कि काफी जगह ये साथियों को दिक्कत आई, तो हम बेड को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। वैसे 42 इंच जो बेड हम बनाते हैं वो जब बारिश आती है, पानी लगाते हैं, तब वो ढह करके हमारा 38 इंच के आसपास रह जाता है। आच्छादन हो गया। हाँ, सबसे जो मुख्य पहलू है साथियों, वो इसके अंदर आच्छादन है। फसल को जर्मिनेशन से पहले ढक लेना, यानी कि जब भी कोई भी नमी उड़ती है, धूप लगेगी तो फसल की, खेत की नमी उड़ जाएगी और आच्छादन उस नमी को उड़ने से रोकता है। शरीफ साहब कहते हैं बेशक कितना भी
आपका पानी नमकियात वाला हो, जब भी अगर आपने आच्छादन कर दिया है तो कभी भी नमी नहीं उड़ेगी। हाँ, जब नमी जाती है तब नमी चली जाती है, नमक रह जाता है और वो फसलों को नुकसान करता है। उस लिहाज से हमें चाहिए कि हम आच्छादन करें। तो ये साथियों पिकनिक के 4 असूल हो गए, चारों काम हो गए, आप कर सकते हैं, हो सकता है। परंतु कुछ साथी जो नए-नए आते हैं, मेरे पास में बहुत से साथी खेत देखने के आते हैं, बात भी करते हैं, कहें जी अब सब सोलर कहाँ से लेके आएँ? लेज़र लेवलिंग सभी के पास में है, सब सोलर जो औज़ार है वो कई किसानों के पास में, कई इलाकों में नहीं है, हमने लगाया भी नहीं है, इसको हम मानते भी नहीं। हम ये भी कहते हैं कि हार्ड पेन है ही नहीं। साथियों, मैंने बिल्कुल रेतीली ज़मीन में बैठा हूँ, कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बिल्कुल नज़दीक हूँ। वहाँ से जब मैं पहली बार सब सोलर लेने गया, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ज़मीन कहाँ है? मैंने बताया बिकाज़ा। बोले जी वहाँ क्या करोगे इसका? मैंने कहा जी हार्ड पेन ब्रेक करूँगा। बोले जी हार्ड पेन है ही नहीं। मैंने कहा जी मुझे सब सोलर दे दिया जाए। उन्होंने सब सोलर मुझे दे दिया और मैंने खेत में लाके लगाया। जब वापिस जमा करवाने गया, तब जो इंचार्ज महोदया थे उन्होंने मेरे से पूछा क्या जी हार्ड पेन है? मैंने कहा जी है। ब्रेक हुई, बोले महसूस हुआ? मुझे बिल्कुल महसूस हुआ और उन्होंने किसी मीटिंग में बैठ कर के ये बात कही, तब साइंटिस्टों ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि इस इलाके में हार्ड पेन हो ही नहीं सकती। टीम देखने के लिए आई खेत के अंदर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की टीम देखने की लिए आई कि हार्ड पेन है या नहीं। मैंने उनको बताया, उस जगह में मैंने जहाँ सब सोलर नहीं लगाया था वो जगह भी दिखाई और जहाँ फसल खड़ी थी वो भी दिखाया। उन्होंने खुद ने देख करके महसूस किया कि हाँ, वाक़ई में रेतीली ज़मीन में भी हार्ड पेन तैयार हो चुकी है या बन चुकी है या हमने बना दी है। इसी बात को साथियों आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा, कई बार हम साथी लोग जो खेत में सिधाई पाड़ने के लिए रास्ता एक पगडंडी बना लेते हैं। हम लोग उसको पगडंडी बोलते हैं और हो सकता है देश में अलग-अलग हिस्सों में कुछ और भाषाएँ में बोलते होंगे। शॉर्टकट रास्ता, उसपे हम सीधा जाने के लिए आते-जाते रहते हैं। जब अगली फसल की बिजाई करते हैं तब आपको महसूस होगा कि वहाँ फसल जर्मिनेशन में अपना आप बता देगी यहाँ से पगडंडी बनी हुई थी। जब वो पगडंडी बता देती है कि यहाँ हार्ड पैन जमीन सख्त हो चुकी है, तो ट्रैक्टर जब बार-बार गुजरता है, तब तो वहाँ हार्ड पैन अवश्य हमारे खेतों में बन चुकी है साथियों। तब साथियों, आप सब सोइलर लाइएगा और उसको चलाइएगा। हाँ, मिलने में मुश्किल होती है तो आप अपना कृषि विज्ञान केंद्र है, उससे संपर्क कीजिएगा और आपको हो सकता है हरियाणा में तो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय हमें मुफ्त में दे रहा है, प्रयोग करके वापिस जमा करा दो। हम आच्छादन कैसे होगा? आच्छादन आच्छादन काय का करेंगे उस जमीन? वो तो कुछ भी वहां तत्व थोड़ी रहेंगे, कुछ भी काय का आच्छादन करेंगे? फसल अवशेष का सर। कहाँ मिलेगा फसल अवशेष? उसको साफ करेंगे, अपने सब विधि करेंगे, कहाँ से लाएंगे फसल आप अवशेष? आप साफ आप साफ क्यों करना चाहते हो? नहीं, ये जो आपने विधि बताई ना, उस विधि में तो जी खेत में मैं क्या कुछ मिले? निवेदन करना चाहूंगा कि मशब का जो विषय मैं कंप्लीट हो एक टॉपिक पे उसके आता बाद जाऊँगा जो उसके बाद मुश्किल प्रश्न काम है। रखेंगे ज्यादा हम अच्छा रहेगा। आच्छादन पे जी आऊँगा तब मैं बताऊँगा आच्छादन आपको कहाँ से आएगा। मैं पहला जो मुश्किल औज़ार है वो सब सोइलर है, मैं उस पे बात कर रहा था। तो सब सोइलर आपको कहाँ से मिलेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। केवी के कृषि विज्ञान केंद्र दे देंगे आपको, नहीं तो कई कंपनियों के बनते हैं। आप जो है गूगल पे या इस पे मार्ट पे जो भी बाज़ार है उस पे देखोगे तो आपको सब सोइलर मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए का आता है और आपका 35 एचपी का ट्रैक्टर उसको चला देता है। हो सकता है कि एक बार में ना चले तो आप उसी लाइन में ट्रैक्टर को दोबारा चलाइएगा। उससे ज़मीन का हार्ड पैन ब्रेक हो जाएगा और बारिश के बाद बारिश आते ही आच्छादन हो जाएगा। तो हार्ड पैन वाली जो बात है, सब सोलर वाली बात क्लियर हुई। अब आता हूँ मैं मशीन पे, यानी कि जो बेड मेकर है, वो कहाँ मिलेगा? वो कैसे बनेगा? साथियों, पहली बार में आपको ना तो सब सोलर के पैसे लगाने की ज़रूरत, ना आपको बेड मेकर की पैसे लगाने की ज़रूरत है। पहली बार जब आप खेती करते हैं, एक तो आपको राय दूँगा मैं कि पहली बार आप थोड़ी ही दूरी में खेती कीजिएगा पिकनिक पे, सारे खेत में मत कीजिएगा। 1 एकड़, आधा एकड़ उसमें कीजिएगा, उसमें तजुर्बा कीजिएगा, आपको कई मुश्किलें आएँगी और आप ह वैज्ञानिक स्वयं हो अपने खेत के, उन मुश्किलों को आप स्वयं ही दूर करोगे अपने संसाधनों से। तब मशीन आपका जो डोली बनाने वाला होता है, जिससे हम खेत में मेड़े बनाते हैं, उसके बीच में एक फट्टा फँसा लें, मजबूत सा।
ठोक करके उससे आप बेड बना लें, उससे बेड बन जाता है। या किसी भी तरह से जमीन को आप बेड के मुताबिक बना लें। जो हमारे इलाके में जो कपास बीजने वाली या जो नरमा बोने वाली जो मशीनें हैं, उनसे भी बेड बन जाता है। वो बेड बना करके उस पर फसल लगाएं आप। हाँ देखो साथियों, यहाँ जब हम किसी की बातें करते हैं तब आज तक जो जैसा पाकिस्तान में उनके पास में पर्शियन बेड मेकर है वैसा बेड मेकर अब तक हमारे यहाँ नहीं आया है। और हमारे साइंटिस्ट हमें 5 साल हो गए रिक्वेस्ट करते करते, उसके मुताबिक अभी इजाद भी नहीं कर पाए हैं। खैर, तो बेड प्लांटर लाइएगा या अपने जैसे तैसे उसका जुगाड़ कीजिएगा और बेड बना करके उस पे आप अपनी फसल लगाओ। अब जो भाई साहब कह रहे थे आलोक जी कि हम या कोई औषधन कह रहे थे कि हम आच्छादन क्या करें। देखो साथियों, एक चीज है तेरा तुझको अर्पण। धरती से जिन चीजों की हमें जरूरत है अनाज के रूप में या पशु चारे के रूप में, उतना हम प्रयोग करें और उसके बाद में जो बचता है वो वापस धरती को लौटा दें। लौटाने का तरीका यही है, जैसे हम गेहूं की बात करते हैं, हमने गेहूं निकाल ली, उसके बाद जो भूसा बचता है हमें पशु चारे के लिए चाहिए, और हम उसको जो फालतू होता है उसको हम बेचने की कोशिश करते हैं। बेचने की बजाय साथियों उसको संभाल के रखो। आप अपने लिए, खेत के लिए आप हल्का सा उसका आच्छादन कर सकते हो। या धान होता है, धान की पराली बड़ी गजब का आच्छादन है। या जो भी आपके खेत का फसल अवशेष है जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार कुछ भी नहीं है साथियों, सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं, हमें उनकी पहचान नहीं है इसलिए वो खरपतवार है। हमने उनको दुश्मन मान लिया, नहीं वो दुश्मन नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। अगर हमें उनकी पहचान हो तो ये दिक्कत नहीं आती। किसी भी खरपतवार को नाम ले लें आप, बेशक आपका बाथू है, बेशक आपकी ये कंटाई है, कंटिली है, मकोई है, कुंदरा है, चौलाई है, हर चीजें जो है अपने आप में एक दवा है। हाँ, ये हमारी बात है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। एमपी वाले साथी अच्छी से जानते होंगे, निम्स मंडी में सब कुछ बिकता है, वहाँ औषधीय पौधों की बाजार है और वहां बिकता है। तो साथियों, जो भी हमारा फसल अवशेष है, हमारे खेत में जो कुछ भी उगता है जिसको हम कबाड़ कहते हैं, दूब है, कोई भी घास है, उसको जलाइएगा नहीं साथियों। धरती हमारी माँ है, माँ को आग ना लगाएं। जिस फसल अवशेष को हमने कचरा मान लिया, कबाड़ मान लिया, उसको हम जला देते हैं, नहीं, उसको आप उखाड़िएगा, उखाड़ करके वहीं डाल दीजिएगा, वो अवशेष आच्छादन का काम करेगा। अगर आपसे उपलब्ध होता है तो आच्छादन सबसे अच्छा है और जरूरी है। पिकनिक विधि में साथियों सबसे जरूरी जो काम है वो है आच्छादन। और हम लोगों के साथ में, जैसे एक साथी कह रहे थे आच्छादन कहाँ से लाएं, वो दिक्कत मुझे भी है, आच्छादन हम कहाँ से लेकर के आए। पिकनिक नाकामयाबी का सबसे बड़ा एक कारण यही है कि आच्छादन नहीं है, हमारे पास में मल्चिंग नहीं है। तो जब तक मल्चिंग नहीं होगी तब तक पिकनिक जो है अपने पूरी ढंग से कामयाब नहीं हो पाती। हाँ हाँ, अगर हम बाग लगाते हैं, बागवानी कर रहे हैं, नए ढंग से हम शुरू करते हैं, जब भी हम कटाई छटाई करते हैं, कटाई छटाई करके और उसको आप वहीं बेड पे डाल दीजिएगा, और धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और आपके बेड मजबूत होते चले जाएंगे, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वो आपको अच्छी पैदावार देंगे। ये चारों चीजें साथियों पिकनिक के मुताबिक हुई। अब मैं बात करता हूँ, समीक्षा पर आता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने भी शुरू किया था साथियों, सारे खेत में शुरू किया था और काफी मैंने सारे काम किए, परंतु जब मैंने करते करते मैं अनुभव से सीखा हूँ कि मुझे सारे खेत में नहीं करना चाहिए था। सबसे मुझे ज्यादा दिक्कत आई आच्छादन की। मैं अपने खेत को आच्छादित नहीं कर पाया। या इन 5 7 10 सालों में आपको महसूस हुआ होगा, बरसात का सिस्टम, वातावरण में बदलाव, बहुत तेजी से बदलाव आने लग रहे हैं। हमारे हरियाणा में, मेरे इलाके में या तो बारिश आती नहीं, आती है तो बहुत लगातार 3 4 दिन लगातार ज्यादा बारिश आती है, सारा का सारा आच्छादन बह जाता है। हम पहली बार में ही बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करते हैं, जैसे तैसे कहीं ला करके आच्छादित जमीन को ढकते हैं, परंतु जब बारिश में बह जाता है उसको दोबारा लेके आना और डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुरंत उसी वक्त साथ के साथ मौका मिलते ही, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं या जो
जड़ी बूटियां वो बहुत तेजी से पनपती हैं, बरसात के सीजन में फैलती हैं और सारे खेत को ढक लेती हैं और किसान के लिए मुश्किल हो जाती है। तो पिकनिक में सबसे जो मुश्किल काम है वो आच्छादन वाला ही है और उसी की वजह से पिकनिक अपनी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही। हमारे यहाँ ये दिक्कतें आने लग रही हैं, मुझे भी महसूस होती है और आपको भी महसूस होगी। इसलिए मैं साथियों आपसे कह रहा हूँ कि पिकनिक कम इलाके में अपनाइएगा, थोड़े दूर में अपनाइएगा और कम इलाके से आप काम कीजिएगा। ये चीजें मैंने पिकनिक की बात की थी। अब पिकनिक से जुड़ा हुआ कोई बात सवाल करना चाहते हैं साथी कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। जी। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आदरणीय अशोक पटेल जी का। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका प्रश्न। जी जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी बहुत अच्छी चल रही है। सर, मैं रमेश मेहरा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और मेरे जिले में 3 फसल मुख्यतः लगाई जाती है, गेहूं, धान और मूंग। तो मूंग का जब हम आच्छादन करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है फिर से मूंग उगती है और वो बहुत ज़्यादा उगती है यदि उसका आच्छादन करते हैं। पराली और जो जो गेहूं के जो डंठल होते हैं उनको तो हमारे यहाँ पूरा जला दिया जाता है, उसका कोई आच्छादन करते नहीं है। ऐसा यहाँ पर हो रहा। सर, अब बात यह है कि इसमें जो हम जैसे गेहूं है, धान है या मूंग है, क्या इन फसलों को कर सकते हैं और इनका उत्पादन कितना इस पद्धति में होता है? क्या कम होता है या ज्यादा होता है? कृपया ये बताएं। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आच्छादन जो है मूंग का होगा तो मूंग के देखो जब हम निकालते हैं तब उसमें दाने बच जाते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं। परंतु आप महसूस करेंगे ये जो सर्दियां आती हैं तो मूंग अपने आप सर्दी को ओढ़ नहीं पाता, वो खत्म हो जाता है। और वो अपने अगर वो मूंग जर्मिनेशन के बाद में भी रहता है तब वो नुकसान थोड़ा ना करता है, तो वो जमीन को कुछ ना कुछ देके नाइट्रोजन देके जाएगा। सर, उसमें क्या है कि कीट बहुत आते हैं। जब जो अपन हाँ, दूसरी फसल लगाते हैं तो उसमें फिर कीट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ऐसा अनुभव किया है। सर आप जो मूंग का आच्छादन करते हैं फसल मोटे तौर पर कौन सी फसल लगाते हो? सर, मैंने जैसे बल्लर में लगाई और उसमें इसका आच्छादन किया तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कीट का प्रकोप हुआ। पहले तो रमेश भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो फसल अवशेष में आग लगाते हो ना, वही ना कीजिएगा। कि हम सोचते हैं कि खेती हम कर रहे हैं। भाई मेरे, खेती हम नहीं करते, खेती कर रहे हैं जीवाणु, माइक्रोब्स। जो हम जब बेड बनाते हैं, बेड के अंदर जीवाणु अपना बैक्टीरिया अपनी कॉलोनियां बनाते हैं, डेवलप कर लेते हैं। जैसे हम कोई हमारे घर को तोड़े तो हमें कितना नुकसान तकलीफ होती है और घर दोबारा बनाना मुश्किल होता है और दोबारा वहां स्थापित होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जो बैक्टीरिया खेती करने वाले हैं, जो बेडों के अंदर अपना घर बना लेते हैं और खेती करने में हमारी मदद करते हैं, जब हम जलाते हैं तब वो सारे के सारे उनकी कॉलोनियां नष्ट हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। तब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है कि हम जलाने वाला काम कर रहे हैं। बेशक हम खेती परंपरागत ढंग से करें या बेड पे करें, परंतु एक चीज साथियों आप गांठ बांध लो कि खेती हम नहीं कर रहे, खेती करने में जीवाणु हमारे मददगार हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। खेत में आग ना लगाएं किसी भी तरह से। खेत को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। खड़ा पानी मत लगाइएगा, खड़ा रहकर पानी लगाइएगा। आप अपना जो फसल अवशेष है धान वाला उसको सुरक्षित करें। अब आप धान लगा रहे हो तो धान की पराली सुरक्षित रख लो। जो गेहूं लगाते हो, गेहूं लगाते ही मल्चिंग कर दो आप, आपकी बड़ी अच्छी फसल होगी। और धीरे जी धीरे सर। और सर, आपका जो अनुभव है वो ये, इसके उत्पादन में क्या अंतर आता है? जैसे मेरे नर्मदापुरम में लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ गेहूं उत्पादन होता है रसायन के साथ। अब जब हम हम्म। बात करते हैं किसानों से कि आप इस तरफ मुड़िए, तो सबसे पहले तो वो विचार ही नहीं करते, कहते भैया हमने केसीसी लेके रखी है और यदि हम इधर जाएंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो हम कहाँ से? ये सारी समस्याएं 3 साल से हम लोगों को जूझ रहे हैं, हम लोगों से
योगाहार के माध्यम से जो कुछ सीखते हैं अपने खेत में करते हैं, लोगों को बताते हैं, पर यही सब चीजें आती है जियो। भाई मेरे उनको कहिएगा सारे खेत में मत लगाइएगा, अपने खाने के लिए 1-8 एकड़ में लगाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, डॉक्टर से बचिएगा। डॉक्टर पेट भी काटते हैं, जेब भी काटते हैं। सारे खेत की सलाह मत दो उनको, केवल थोड़े से इलाके के लिए कहो। जब स्वाद मुंह को लगेगा ना, तब अपने आप वो बढ़ा देंगे और इसी तरह से उनके ग्राहक बनेंगे। उत्पादन कम होने की बात आप करते थे, मैं जो खेती कर रहा हूँ देसी बीजों की खेती करता हूँ। जो पुरानी वैरायटियां थी, हमारी किस्में थी, मैं कोई भी हाई यील्ड वैरायटी नहीं लेके आता। जो देसी बीज हैं उनकी खेती करता हूँ। और मैं धान का किसान नहीं हूँ। मेरे खेत में, मेरे इलाके में पानी बहुत कम है, बहुत ही कम पानी के इलाके में मैं बैठा हूँ। तो इस वक्त मेरे खेत में बाजरी है और ग्वार है, कॉटन नहीं है। मेरे साथियों ने सभी आस पड़ोस में कॉटन लगाई हुई है, परंतु मेरे पास पानी की उपलब्धता नहीं है, तो मैं नहीं करता। धान का अनुभव मुझे साथियों बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ साथी मल्चिंग, हम जो खेत देखते हैं, कुछ साथी धान भी बेड पे कर रहे हैं, उनका धान अच्छा हो रहा है। परंतु लगभग ये जो काम करने वाले मेरे इस भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, लगभग किसान रासायनिक खेती नहीं करे, लगभग जैविक खेती ही करने वाले किसान हैं। जो रसायन जब हम खेत में डालते हैं, तब फिर जीवाणु खत्म हो जाते हैं, वहां मुश्किल होती है। हाँ, हाई यील्ड वैरायटी के बजाय देसी वैरायटियों का स्वाभाविक तौर पे उत्पादन कम है, वैसा हमें भाव ज्यादा मिल जाता है। जैसे उदाहरण देने की मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं एक किस्म है गेहूं की बंसी, आपके एमपी में भी होती है, हिंदुस्तान के सभी इलाके में होती है। बंसी किस्म है जो कि गेहूं नहीं है, कणक है। उसका आटा और गेहूं का दाना सुनहरे रंग का, इसलिए उसको मैं कणक बोलता हूँ, वो कणक है। उसकी पैदावार मेरे खेत में लगभग 10 क्विंटल के आसपास हो जाती है, और मैं मेरे भाव पे, मेरी मर्जी पे 7,500 से 8,000 रुपए क्विंटल बेचता हूँ। जिन साथियों के खेतों में, रसायन वाले खेतों में, जहाँ उनको 70 मन गेहूं होता है, 70 मन से मतलब हो गया 30 क्विंटल के आसपास, तो मेरा होता है 10 क्विंटल। गेहूं का भाव है 2,500 रुपए और मेरा भाव है 7,500 रुपए, तो उनसे तिगुना कम होता है, मैं तिगुना भाव ज्यादा लेता हूँ। मेरे सारे खेत का अनाज बिक जाता है साथियों, तो वहां दिक्कत नहीं होती। ऐसी जो साथी कहते हैं कि उत्पादन घटता है, घटता है, परंतु गुणवत्ता बनाए रखिएगा। आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। और वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अपने खाने के लिए सबसे पहले स्वयं खेती करें। आगे चले आप। हाँ जी जी, जी। ये महत्वपूर्ण वार्तालाप रही और दोनों शिक्षाविद रहे, दोनों शिक्षक हैं आप लोग, तो और के साथ भी किसान हैं। मैं साथ में ये प्रश्न भी है कि जैसे पिकनिक की बात हो रही है, तो भारत में खासकर हरियाणा और पंजाब में क्या अभी आधुनिक कितने किसान ऐसे होंगे जो इस तकनीक को अपना रहे होंगे? अगर औसतन हम निकालें दिनेश जी, तो बहुत कम किसान है, बहुत कम है। 1% भी नहीं कह सकता मैं, जी। क्योंकि मेरे आसपास में हम देखते हैं तो गांव में एक दो किसान मिलता है हमें। मैं पूरी तरह से जो है विधि की कामयाबी, नाकामयाबी नहीं है, वो हम लोगों की नाकामयाबी है। हमारे पास में संसाधन नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाते, बाजार नहीं मिलता, और सबसे बड़ी दिक्कत आच्छादन की है, आच्छादन नहीं हो पाता। तो उस वजह से पिकनिक को लोग नहीं अपना रहे। जी, अगर हम तुलना करें जैसे इधर भारत है। कठिन विधि है ये, कठिन विधि। जी, जी, हाँ, कठिन विधि। जी। कठिन तो तो सब कुछ है, खेती कठिन ही है, खेती आसान कहाँ है। हमारे इधर बहुत आसान है खेती। खेती मेरे भाई, रासायनिक खेती आसान है, मेरे यहाँ भी खेती रासायनिक आसान है। मैंने कई किसानों से, मैं मीटिंगों में बैठकर में जाता हूँ, मैं सबसे पहले किसानों से ही पूछता हूँ, साथियों आप खेत में कितना टाइम काम करते हो? तो औसतन जो है अमूमन निकल के आती है 24 घंटे में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा। औसतन मैंने 2 घंटा निकाला है हमने। आप उसकी तुलना एक नौकर पे से कीजिएगा जो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, एक दुकानदार से तुलना कीजिएगा जो कि लगभग 14 घंटे की ड्यूटी करता है। अब जब हम 2 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आमदन वैसी ही होगी भाई, खेत भी वैसा ही रहेगा। अगर हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तब बहुत कुछ हो सकता है।
दूसरी भावना रहती है जब हम खेत में जाते हैं किसान भाइयों, जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही उत्पादन होगा। एक चीज और कर लूं, मैं कैसा किसानों से पूछता हूँ, आप कैसे किसान हो? किसान दो तरह के हैं, एक जो कि खेत में जाता है, खुश होके जाता है, अपने हाँ मैं खेत जा रहा हूँ, भागा भागा जाता है, खेत में जाकर के जमीन को, धरती माता को नमस्कार करता है और खेत में मन लगा के काम करता है। जैसा भी हो जाए, वो जब भी है बड़बड़ाता नहीं, गालियां नहीं निकालता, खुश होके काम करता है। एक किसान तो वो है। और एक किसान जब खेत घर से चलता है, तब अगर ट्रैक्टर लेके जा रहा है, ट्रैक्टर पे हाथ मारते, ट्रैक्टर को गाली निकालता है, पशुओं लेके जा पशुओं को गाली निकालता है, रास्ते में बड़बड़ाता जाता है, और खेत में जाकर सबसे पहले उसका काम होता है मूत्र विसर्जन का। खेत में जाते ही वो मूत्र विसर्जन करता है, पेशाब करता है। ओह ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, परंतु धरती को कभी प्रणाम करता है किसान क्या? कितने किसान धरती को प्रणाम करते होंगे? दुकानदार को देखिएगा, जब दुकान का ताला खोलता है, उसको कितनी बार नमस्कार करता है, देवताओं को नहलाता धुलाता है, सब कुछ करता है। क्या हम भी उस भावना से खेती कर रहे हैं? जैसे भाव होंगे वैसा उत्पादन होगा। तो यहाँ भी दिनेश जी, और दोबारा उसी बात पर आता हूँ, पिकनिक ज्यादा लोगों ने नहीं अपनाई है। मैं इसको ज्यादा विधि को विधि ठीक है, परंतु हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रही है। इसमें बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हाँ, जैसे तैसे हम जैसे लोग कर रहे हैं, परंतु ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। जी। जी। पिछली बार एक किसान पंजाब से आए थे, हालाँकि वो पिकनिक की बात नहीं थी, वो एक बीज बचाने वाले सीड सेवर किसान थे, अमृत सिंह चहल जी। उन्होंने भी ये बताया था कि हम अ, खेत में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं और जो दे पा रहे हैं उनका खेत से लाभ भी अच्छा हो रहा है। जो बातें आपने बताई खेती के प्रति व्यवहार, उन्होंने भी ये बात बताई। अब एक प्रश्न ये भी है कि हमारे इधर यानी अगर हम देखें तो इधर भारत में पिकनिक को लेकर के थोड़ा-सा कठिनाई है। उधर अगर आप क्योंकि आप के कई साथी हैं, आप कई ग्रुप से जुड़े हैं, आसिफ साहब से आप बात करते हैं, तो उधर पाकिस्तान में क्या माजरा है इस तकनीक को लेकर के? वहाँ जहाँ जमीनें समतल हैं, वहाँ काफी कामयाब है। वो कहते हैं भी यहाँ कामयाबी है, परंतु देखो जी, कहने से कुछ नहीं, जब तक हम जाके नहीं देखें तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कई बार उनसे कहा है जी, साथियों, जब भी आप वीडियो डालते हो पिकनिक की, तो आप नए खेत की डालते हो। जिस खेत में लगातार बगैर कल्टीवेशन के आप बेड को बगैर डिस्टर्ब किए जब खेती कर रहे हो, तो वो वीडियो डालिएगा, हमें लगातार डालिएगा। तब ऐसी वीडियो हमें उपलब्ध नहीं होती। वहां भी बेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कल्टीवेशन बार बार होता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैं ये अनुमान कर रहा हूँ मैं। जी, आदरणीय पटेल साहब। सर मेरा प्रश्न ये है कि ये बेड जो आपने बना दी, ये सब कुछ अपन ने कर दिया, ये एक ही बार करना है कि इसको हर साल करना है? वो आ गया क्वेश्चन, अभी आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन आया। मैं सोच रहा था हर साल करना, आप मेरे को ऐसा लगा कि इसको एक ही बार बनाना। क्या है, इसको जरा क्लेरिफिकेशन कर दो। देखो, पिकनिक विधि के मुताबिक तो सर एक ही बार बनाना है। हमें जो माइक्रोब्स हैं, उनकी कॉलोनियां डेवलप होंगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो जड़ें हैं, पानी को बड़ी तेजी से सोखने का काम करती हैं, नमी को सोखने का काम करती हैं, यानी कि नमी को बनाए रखती हैं जड़ें। जो पहली फसल है उसकी, तब उसको कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती। और मैं मेरे खेत में, जहाँ मैं पिकनिक पे काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं करता भी नहीं। बिल्कुल मामूली सा कल्टीवेटर, रोटावेटर चलाता हूँ, उसके ऊपर केवल फसल जो है कट जाती है और वो बिछ जाती है, ऐसा काम होता है। पिकनिक विधि के मुताबिक आपको दोबारा बेड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल रीशेप देने की जरूरत है। जी आलोक जी। मतलब उसको एक बार उसको बखरना पड़ेगा बेड को? नहीं, बेड दोबारा को बिखेरने की बखरना जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं जैसा नहीं जैसा नहीं जैसा नहीं मान लो नहीं आपकी नहीं पिकनिक नहीं विधि के आलोक अनुसार जी। मैंने उसमें हल्दी लगा दी, तो हाँ हल्दी हाँ जमीन के अंदर होती है, तो वो तो पूरी मट्टी निकलेगी। हाँ हाँ अब तुअर तुअर लगा दी, तो तुअर के अंदर तो वो धंसे होते हैं, बड़े बड़े धंसे, खोबड़े जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। वो कैसे निकलेंगे? और फिर दूसरी फसल कैसे लगाएंगे? तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। नहीं, यहाँ जो है, हमने साथियों ने जो बेड प्लांटर हमारा है, जिसको हम, उसके पीछे हमने तोये लगा रखे हैं, तवियां हैं, फाले नहीं है, तवियां हैं। और वो जमीन को चीरते हुए बिजाई कर देता है। और जो फाले, जिसको आप बड़े बड़े फाने बोलते हैं, वो धीरे धीरे अपना आप डिकम्पोज हो जाते हैं। या बिल्कुल हल्का सा रोटावेटर हम चलाते हैं, तब वो कट के वहीं बिछ जाते हैं। ऐसा होता है।
बड़ी जी आलोक खतरनाक विधि है साहब, ये बड़ी खतरनाक विधि है। समझ से बाहर है। आलोक जी, संभव आलोक नहीं है, जी ये संभव नहीं है सर। ये थोड़ी ही दूर चीजें में करके संभव नहीं है, देखिएगा। ये सिर्फ 5-10 डिसमिल में हो सकती, लार्ज स्केल पे नहीं हो सकती। आप थोड़ी ही दूर में करके देखिएगा, हो सकता है आपको आनंद आने लग जाए, और अच्छी ना अरे लगे तो छोड़ दीजिएगा। अरे आनंद कहाँ से आएगा, आदमी परेशान हो जाए उसमें काहे का आनंद आनंद तो जिसमें परेशान नहीं हो, फटाफट काम हो, उसमें आनंद आता है। अब फिर जिंदगी तो खत्म आलोक हो जी, जाए आनंद लेने में, आनंद दूसरे भी आनंद फिर लेना तो है जिंदगी। फिर तो आलोक जी रसायन डालो और मौज करो। हाँ वो हमने खाने के लिए तो हमने जो है उसमें करते हैं 5-6 एकड़ में रसायन मुक्त, बाकी लार्ज स्केल पे नहीं हो सकती ये लार्ज स्केल। जी, जी। न- ये सामान्य बात है कि अधिकतर लड़ाई भी यही है कि रसायनों का प्रयोग इतना है कि पूछिए मत, और हाँ, उसके रिज़ल्ट भी वही हैं। ये खेती की कठिनाइयों के साथ और बढ़ते मौसम के प्रकोप के साथ भी एक कारण बनता है। और इसी सिलसिले में अगर कुछ अन्य प्रश्न हैं, आदरणीय बनी सिंह आर्य जी का प्रश्न है, आप भी मध्य प्रदेश से हैं। जी। सदन को कोटि कोटि नमन। पहले तो हमारे मुख्य वक्ता जी, उनका नंबर है चैट बॉक्स में डाल दिया जाए तो वार्तालाप होती रहेगी। आदरणीय, जी। आप जो जैसे पिकनिक की बात कर रहे हैं, पिकनिक खेती में तो जैसे आप खेत की मिट्टी की जुताई ना करते हुए सीधी सीधी फसल बो दिया जाए, वो भी एक पिकनिक में आता है। और आच्छादन बेड के ऊपर होता है और आच्छादन समतल जमीन पर भी होता है। आच्छादन की सामग्री वो बड़े बड़े डंठल ना रहते हुए कोई ऐसा उपाय है कि जैसे उसका 3 इंच 4 इंच के टुकड़े अगर कर दिया जाए तो वो आच्छादन करने में भी सुविधा रहेगी, और किसान को भी आच्छादन करने की सामग्री स्टोर करने या आदान प्रदान करने में सुविधा रहेगी। ऐसा कर सकते हैं क्या आप? देखो आर्य जी, ये तो संसाधन तो आपको उपलब्ध अपने तैयार करने हैं ना। आपको किस चीज का साधन करना है वो तो आप ही देखेंगे। उसके मुताबिक कटर आते हैं, कटर जो है काट देंगे उसको। किसी भी तरह का आप आच्छादन किसी भी चीज का कर सकते हो, कोई भी फसल अवशेष, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, आप उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आज है। के आज के वर्तमान में जो किसान खेती कर रहा है, वो अनाज निकालने के बाद वो भूसा तो, मान लो एमपी का किसान तो भूसा राजस्थान भेज देता है, और रासायनिक खाद लाता है वो गुजरात से। और जबकि नियम है कि जो फसल हमने खेत में बोई है उसको गौ माता के खाने के लायक अगर वो अवशेष है तो उसको गौ माता को खिलाएं, और उसका गोबर हम उसी खेत में उपयोग करें। वो एक आच्छादन विधि हो गई या पोषक तत्वों की विधि हो गई। और अगर गौ माता को खाने लायक नहीं तो हम रोटावेटर चला के उस वेस्ट कचरे को उसी में सम्मिलित कर दिया जाए तो वो हमारी पिकनिक खेती हो गई। अभी अशोक पटेल जो कह रहे थे कि ये बहुत कठिन विधि कहाँ है आदरणीय, जो अवशेष है उसको मिट्टी में मिलाना है, कैसे भी करके मिला दो। बनी सिंह जी, बात करने में हमें जो है कह दिया उन्होंने, जैसे आलोक भाई ने कह दिया कि मुश्किल है, उन्होंने फैसला कर लिया बैठे बैठे। काम जब खेत में जाके करेंगे, एक बार थोड़ी सी दूर में करके तो देखिएगा, मुश्किल क्या नहीं है। डॉक्टर को, अगर हमें बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं, तब वहां बैठा रहना भी मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है। पर्ची कटवा ली, जेब कट गई, 500 रुपए की पर्ची कट गई, 2-3 घंटे बाद नंबर आएगा, फिर उसने तमाम टेस्ट लिख दिए, सारा दिन गया। क्या वो मुश्किल काम नहीं है? जिंदगी मुश्किल है भाई, आसान कहाँ है? अरे ये मुश्किल है तो वो भी मुश्किल है भाई। आदरणीय, मैं पिछले 8 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, तो मैं खेत की जुताई नहीं करता हूँ, ना उसका कोई अवशेष हटाता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो फसल बनी सिंह जी, बोते बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे जी बहुत फसल अच्छा, बोते बताइए, आपको बहुत अच्छा कर रहे हो आप। फसल बोते समय बस उसकी जुताई करता हूँ, तुरंत फसल बो देता हूँ। अरे जी, आपको जी फसल बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं होती होगी? आपका अनाज बिकता तो होगा, तकलीफ हो रही ना, अच्छे अभी भाव में अनाज बिकता रखे होगा। मेरे पास। नहीं, हाँ जी। तकलीफ हो रही ना, अभी मार्केट नहीं मिल रहा ना जैविक का। आप क्या उत्पादन, किस चीज का, कौन सी फसलें हैं, वो भी मिल जाएगा, कोई मेरे दिक्कत पास नहीं है। गेहूं है, मसूर है, चने हैं, जैसे सोयाबीन है, ऑरेंज है। वाह जी मैं तो वाह। सदन में कई बार ये रखा विषय कि अगर कंपनी आती है जैविक अनाज खरीदने, या कोई भी बंदा आता है, और उसकी इच्छा अनुसार भी हम खेती कर सकते हैं। उनकी फसल क्या लगवाना है उसके आधार से भी अपन खेती की डिमांड दे सकते हैं उनको। अरे जी, आप जैसे अपने आप, आपको मेरा नंबर चैट बॉक्स में दिनेश जी दे देंगे। और जी, उसके बाद में वैसे नंबर मैं बोल देता हूँ साथियों, सभी भी आप लिख सकते हो। 98 123 एक मिनट 23 रुको, 76। फिर से बोलना जाए। 98 123
23,414 98,123,23,414 ये क्या हिंदी में शुभ होगा। नाम है? जी, नाम? सुरदीप चैट सिंह। बॉक्स में डाल दिया गया है, मैसेज में डाल दिया सुरदीप गया है, सिंह। तो देख लीजिए। जी। तो मैं आदरणीय कहूंगा आदरणीय सभी प्राकृतिक, हाँ जी। हाँ, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी वक्ता से मेरा सवाल है कि आदरणीय जो जैसे प्राकृतिक खेती करने लगा हूँ जब से, उनका मैं आपको लाभ भी बता दूं, मेरा अनुभव जब तक रहा, पिछले 3 वर्ष पिछले हमारे क्षेत्र में इतनी बरसात हुई थी कि लोगों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जहाँ 10 किलो पर एकड़ भी फसल प्राप्त नहीं हुई, वहाँ मेरे सोयाबीन प्राप्त हो गए थे 2 कुंटल प्रति बीघा, यानी कि 4 कुंटल एकड़। हम्म। और पिछले वर्ष के हिसाब बताऊं मैं सोयाबीन का, तो लोगों को 3 कुंटल 2.5 कुंटल सोयाबीन हुए, वो सारा रासायनिक का खर्चा करके। और मेरे 3 कुंटल हुए बिना कोई खर्च किया, ना कोई रासायनिक का स्प्रे, ना कीटनाशक का, कुछ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ऐसे गेहूं में 10 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से या 9 कुंटल बीघे के हिसाब से गेहूं का रिजल्ट आया। आर्य जी आप अपने सभी अनाज जो आपके में उपलब्ध हैं उनके अपने भाव आप मुझे पर्सनल में भेजिए, मैं आपको बाजार देता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद। मेरे पास कोई भी दिक्कत मूंग है। नहीं, मूंग तो मिल मेरे ही नहीं पास भी रहा। मूंग 40-50 कुंटल मूंग है मेरे पास। पूर्ण ऑर्गेनिक आप जांच करवा लो 100%। आलोक जी अभी तो आप कह रहे थे बड़ी मुश्किल है रसायन डाल दो और मौज करो, अब मैं 40-50 क्विंटल मूंग आपका कैसे करूं? फिर तो भी अरे तो फिर भी मैं दादा आपको जब तो फिर भी मैं आपको मैं दूंगा अगर आप करते हो तो। अरे मेरे पास तो 400-500 एकड़ जमीन है, 5-6 एकड़ में इसलिए खाने के लिए कर रहा हूं मैं, बस कोई मात्र। दिक्कत। देखो साथियों, मैं यहाँ फिर बात कर लेता हूँ, आप अपनी पहचान स्वयं बनाइएगा। देखो आलोक जी, आपके घर में जो आपके रिश्तेदार आते हैं वो आपकी रोटियां जब साथ में हम बैठ के खाना खाते हैं तब उनको आपका खाना, आपके घर के आपके रसोई खाना अच्छा लगता ही नहीं लगता? वो जी आपके लगता पहले आदरणीय। ग्राहक हैं, आपके पहले ग्राहक हैं वो। जी आदरणीय, मेरे यहाँ पे कोई मेहमान आता हो, जैसे रोटी लेता मुंह में, वो बता देता कि ये कहाँ कौन सी फसल है, कहाँ की वैरायटी का गेहूं है, किस पद्धति से बोया है, तो हम बोलते हैं उसको केमिकल फ्री है। तो फिर वो ग्राहक नहीं होते आर्य जी आपके क्या वो? हमारे यहाँ तो लोगों ने 50-50 एकड़ में जैविक खेती करके छोड़ दी, मोड़ दी, वापस रसायन पे आगे बर्बाद हो गए बेचारे। चलो क्योंकि जी, उनकी मार्केट नहीं प्रॉब्लम। मिलता ना, दिक्कत मार्केट नहीं मिलता। कब तक वो घूमेगा लेके? एक 2 एकड़ जमीन हो के उसका यही काम है, बाकी दूसरे काम भी है, वो कब तक ले लेकर घूमेगा ऐसे? अब जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मैं 4 साल से जुड़ा हूँ, मैंने कई बार इसमें मैसेज किया, लेकिन मेरी मूंग, जबकि मूंग तो अमृत के समान है, नहीं बिकती है। फिर मैं मूंग इसलिए मैं ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ, उसको मैं बीज में बेच देता हूँ, बीज में बिक जाती, वो महंगी बीज का काम है। तो बाकी यूं यूं लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्या मालूम क्या है, जी, समझ में जी, नहीं आ रही बात। जी, ये कठिनाइयाँ भी हैं और कुछ दुश्वारियाँ भी हैं, और आदरणीय पटेल साहब काफ़ी स्तर पर जैविक खेती भी कर रहे हैं, बड़े किसान हैं, अन्य विधियों को भी अपना रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय डॉक्टर अनिल राय जी उत्तर प्रदेश से हैं, आपका प्रश्न है। जी ओम, मैं ट्रेन में हूँ लेकिन मेरे आप लोगों की वार्ता सुन रहा था। मुझे एक चीज ये लगी कि मैं पूछूं सर से कि ये एसआरटी जो चंद्रशेखर जी की एसआरटी है और ये पिकनिक में, इसमें क्या अंतर है और ये इसमें कौन सा बेहतर है? जी ओम। नमस्कार जी, मुझे एसआरटी का पता नहीं है सर, और विधियां सारी की सारी कहीं जाकर के वही बात है, रास्ते सभी अलग अलग हैं परंतु जाके मिलते एक जगह ही हैं। कोशिश सभी की यही है कि हम बिना रसायन का और अच्छा अनाज खाएं। किसी भी विधि से करो, पालेकर जी की विधियां हैं, ताराचंद बेलती जी की भी बताते हैं, और भी बहुत सी हैं। सभी विधियां, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। हाँ, मैं इस पे कर रहा था तो मैंने इसकी बात कर ली, बाकी विधियां सभी की सभी अच्छी हैं। जो आसान लगती है, सहज भाव से होती है, वो करनी चाहिए हमें। हाँ, रसायन मुक्त खेती करने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश ये है। जी जी, चंद्रशेखर जी बताते हैं कि उसमें केवल बेड ही बनाना है एक बार, और उसके बाद उस पर केवल मल्चर चढ़ा के और बीज की बुआई बीडर से कर देनी है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, और तो वो भी बहुत पिकनिक भी यही कह रहा है सर, पिकनिक भी यही कह रहा है। हाँ, इसका मतलब यही है कि एक सेम ही हुई हाँ, खेती, और दोनों इसका दोनों यंत्र सेम है, भी अगर यही बात है, दोनों दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों अभी सेम है जी।
अभी 2 तारीख को मैं गया था हैदराबाद, जहाँ की इसकी मशीनें बन रही हैं, तो हम उसको हेलो। देखने के लिए गए थे और हमने देखा कि वहाँ बहुत लार्ज लेवल पर बहुत अच्छा मशीनें बन रही हैं, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जी हो। जी, आपने आपने सर जो देखा है ना, वो हमसे शेयर कीजिएगा, हो सकता है हमारे काम की चीजें वहां बन रही हो हैदराबाद जाके। कोई बात नहीं, जैसे हो आपके पास में अगर फोटोज वीडियोज हो तो डालिएगा आप, और हो सकता है भी सभी किसानों के फायदे की चीजें हो कहीं ना कहीं। नहीं, यहाँ से वो जी सर। फायदे की चीज तो है, उसमें वो क्या करता है, अब खेत की कटाई के लिए वो हार्वेस्टर भी बना रहे हैं, बहुत छोटा सा 3 फीट के एरिया में चल के, और उसको काट दे, और उसका अभी उस पर चल रहा है ये आरंभी। तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो उसमें 2 तरह के यंत्र बना रहे हैं, एक तो सीधे क्या कहते हैं साल्टी वाला, और एक जो है थोड़ा 6 इंच उसको कोड़ देता है, उसके 3 इंच, और उसके बाद उस पर आप प्लांटर चला के फसल बो सकते हैं। जी हो। वाह वाह, ये बहुत अच्छी चीज मिली आपसे। बिल्कुल, मैं आप इसके नंबर लूंगा, दिनेश जी नंबर भेजना। सभी साथियों की वजह से जो आज शामिल है उनके सभी के नंबर मुझे देना। बाकी बहुत जी। अच्छी बात बताई आपने, फायदे की चीजें हैं। हाँ जी सर। जी सर, निश्चित ही जब किसान एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेगा तो कुछ नई चीज़ निकल के ज़रूर सामने आएगी। और ये जो अलग-अलग तकनीक है, जैसे आपने कहा भी है कि रास्ता अलग-अलग है लेकिन मंजिल वही है, जो तो सभी आगे बढ़ रहे हैं उसी दिशा में। और आदरणीय रमेशन मेहरा जी, आपका पुनः सवाल है कोई? जी होम, जो अभी चर्चा हो रही थी एसआरटी की, तो एसआरटी के जो है वो सर अपने योगहार में आए भी थे, और मैंने स्वयं ने जाकर के उनका प्लाट देखा है। पर एसआरटी में जो है कीटनाशक का उपयोग, मतलब वो बीडीसाइड का उपयोग भी करते हैं और रसायन का उपयोग भी करते हैं। मात्रा कम है परंतु वो इसका उपयोग करते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और मिट्टी उनकी निश्चित रूप से भुरभुरी हो गई है, अच्छी हो गई है, परंतु उनके जो धान भी वो बहुत अच्छे, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, धान अच्छी लेते हैं, बगीचा उनका बहुत सुंदर है, बाकी सब चीज अच्छी है। पर यही एक बात है कि वो मतलब ये बीडी साइड का उपयोग करते हैं। जी हो। जी, धन्यवाद आदरणीय। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आदरणीय पवन कुमार सर, आपका हैंड रेज है और आपकी टिप्पणी भी वांछित है, कृपया। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के मुख्य वक्ता सुजीत जी का अभिनंदन। आप पुनः इस मंच पर आए हैं लगभग 2 वर्ष के बाद। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग आपकी जानकारी में इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में कितने लोग होंगे पंजाब, हरियाणा में जिनको आप जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुना है? उनकी संख्या कितनी होगी? 50, 100, 1000 ऐसे कितने लोग होंगे जो इस उपयोग को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपनी खेती में उपयोग कर रहे हैं? ये 250 से 500 आदमी होंगे सर। पंजाब, हरियाणा में मिला हाँ, करके। पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा राजस्थान जो लगता है इन जगहों पे। और ये जो है पूर्ण रूप से कर रहे होंगे या आंशिक रूप से कि उन्होंने छोटे से एरिया में किया हो, या ऐसा होंगे कि वो पूर्ण रूप से कर रहे होंगे, जो मिक्स होगा नहीं, ऐसा? आंशिक आंशिक कर रहे हैं। पूर्ण रूप वाले तो लगभग हम गिन सकते हैं तो 100-150 आदमी बेशक हो सकते हैं। 100-150 आदमी हो गए इसमें। हाँ, हो सकते हैं, इतने मिल जाएंगे। और इसमें जो है मुझे लगता है कि जो गेहूं, धान, जो ऐसी फसलें हैं, इसमें तो शायद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सब्जियों के लिए ये तकनीक ज़्यादा क्या कारगर होगी, ऐसा मेरा प्रश्न है। सब्जियों के लिए तो जी बड़ी गजब की है। धान का मुझे अनुभव नहीं है, गेहूं में भी कारगर है। जी। गेहूं तो में, बाजरे में, हाँ, बशर्ते कि मल्चिंग हो जाए तो। जी, सब्जी तो तो, इसका मतलब सब्जी के लिए तो रामबाण है ये, सब्जी के लिए रामबाण है ये। हाँ, हाँ। मुझे भी ये लगता है क्योंकि ये जो तकनीक है काफ़ी इंटेंसिव है और इसमें देख-रेख की ज़रूरत है, जिस प्रकार से सब्जियों में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरा केवल रिक्वेस्ट ये रहेगा हमारे हमारे अपने किसान साथी जो योगार से जुड़े हैं, कि सब्जियों के लिए चाहे वो घर के लिए सब्जी उगा रहे हैं तो इस तकनीक का अगर उपयोग करते हैं तो शायद इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिले और उसमें बिल्कुल भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इस तरह के जो किसान हैं उनको उनके साथ भी इसके बारे में अगर चर्चा की जाए, तो शायद इसका विस्तारीकरण इस तरह से ज़्यादा हो सकता है। जी, मेरा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई। जी।
यानी सब्जी में कारगर है जी। मैं सब्जी मैंने लगा रखी है 4-5 तरह की। मैंने मेरी सब्जियों में कुछ भी नहीं किया सर लगाने के बाद। और जो मेरे ग्राहक मेरे खेत से लेके जाते हैं और दोबारा बार-बार मांगते हैं, भाई हमने जो घिया खा ली ना, जो लौकी खा ली, वैसी लौकी कहीं नहीं मिली। तो साथियों एक जी निवेदन ये भी करूंगा, आप जब भी बातें करते हैं, हम जहाँ भी बैठते हैं, तो एक बार उन्हें कहिएगा कि पधारो हमारे खेत में। यानी कि ग्राहक जब हमारे खेत में आके देखेगा ना, उसको बहुत संतुष्टि होती है, उसका मन फूकता है, जी टिक जाता है कि हाँ यहाँ काम ठीक हो रहा है, यहाँ से अनाज सब्जियां हमें अच्छी मिलेंगी, ये हमारा फायदेमंद होगा हमारे लिए। जी जी सर। जी जी सुरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपका मार्गदर्शन। और इस प्रकार से कभी अनुभव रहा तो आने वाले समय पर अगर उपयुक्तता रही तो आप अपने खेत में भी ये सब्जी के और प्लॉट और ये सब चीजें हमें लाइव भी दिखा देंगे, तो हमारे बहुत सारे किसानों को शायद इसको एक समझ हमारी विकसित हो जाएगी। सर मेरी कोशिश अभी भी थी, परंतु मेरे से कैमरा खुल नहीं पा रहा, कैसे खुलेगा मुझे पता नहीं वरना मैं ये दिखा भी देता आपको। अभी मैं खेत में ही हूँ। अभी खेत जी। में ही उसको आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अभी तो हम आपको देख पा रहे हैं, आप उल्टा करेंगे तो हम आपके खेत दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ये सर हाँ मैं छत पे हूँ। ये मेरे खेत में सब्जियां लगी हुई हैं, आप जो देख रहे हैं, ये सब्जियां लगी हुई हैं थोड़ी सी दूर में, ये देखिएगा आप। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी किसी तरह का कोई स्प्रे वप्रे कुछ भी नहीं कर रखा, और सब्जियां बड़ी अच्छी हो रही हैं। बाकी खेत सर खाली पड़ा है, पानी नहीं है, ये जो खेत है। और ये जो साथ में आप देख रहे हो इधर, ये कॉटन है, ये रासायनिक है, मेरे साथियों औरों की है। और वो मेरा बाग है, वो मेरा टैंक है, और ये मेरा बाग है। मैंने यहाँ माल्टा लगा रखा है सर, ये मेरा खेत है सर। और यहाँ तो देखें आप, ये बाजरा है, ये कन्वेंशनल ढंग से लगाया है मैंने, बेड पे नहीं लगाया। मेरा बाग और जो है वो चीजें ही बेड पे हैं, पिकनिक के मुताबिक वही चीजें हैं बस। जी जी सर। जी 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 सुरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। ऐसे ही करते रहिए। और जो 500 लोग हैं, आशा है कि वो आने वाले दिनों पर 5000 हो, 50,000 हो, तो शायद यहाँ पर इसका फायदा लोगों को देखने को मिले। जी धन्यवाद। दिनेश जी आगे बढ़ाइए। जी, जी, निश्चित सर, धन्यवाद। और ये बड़े ही साफ़-गोई से आपने बताया है कि किस तरह से आप खेती कर रहे हैं और इस तकनीक को उपयोग करते हुए उसमें क्या कठिनाइयाँ हैं, किन फसलों के लिए ये तकनीक मुफ़ीद है, सरल है और अच्छी है। तो और क्योंकि इसमें पारदर्शिता आपकी बातों में पूरी पूरी तरह से है और ये भी आपने कहा कि ग्राहकों को कहें कि आएँ हमारे खेत को देखें और उसको समझें, फिर हमारी फसलों को ले जाएँ, हम अनाज को ले जाएँ या सब्जियों को ले जाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज़ है, आप महाराष्ट्र से हैं। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। 2 सुझाव है ये पूरे चर्चा को देखते हुए, कि जैसा कि चर्चा में आया है कि ये पिकनिक टेक्निक, एसआरटी टेक्निक या फिर हम अलग नामों से जिसको बायोडायनेमिक टेक्निक बोलते हैं या कर्वेचर टेक्निक बोलते हैं, अलग-अलग नाम है इसके। इसका मूल पार्ट एक ही है। मेरी गुजारिश है योगाहार मंच से, हमारे पवन सर जी भी है, कि ये अलग-अलग टेक्निक वाले हैं, तो निश्चित रूप से इनको अगर एक मंच पे लाया जाए, नहीं तो फिर क्या होता कि किसान कंफ्यूज हो जाता कि हम एसआरटी करे कि पिकनिक करे कि बायोडायनेमिक करे कि वो रेड्डी जी वाली करे। तो ऐसा करने के बजाय जैसा कि कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनका प्रचार प्रसार किया, अनुभव किया है, ये अलग अलग टेक्निक वाले अगर इकट्ठा एक जगह पे बैठते हैं और उसकी स्टैंडर्डाइज मेथड करते हैं, जैसा कि हमारे मतलब पवन सर के माध्यम से जो ट्रेनिंग हुई थी 2-3 साल के पहले, एक मेथड स्टैंडर्डाइज की और स्टैंडर्डाइज करके देश के 50-60 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो इसी तरह से ये अलग-अलग तकनीक वाले जो है, इनको इकट्ठा बिठा के उसकी एक मेथोडोलॉजी स्टैंडर्डाइज की गई और उसको प्रचारित प्रसारित किया गया। तो मुझे लगता है कि किसानों को जो कन्फ्यूजन होते हैं, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और निश्चित रूप से एक इसके बाद क्या करना है, क्योंकि नाम ही सिर्फ अलग-अलग है। ये जो अभी आज जो सर ने बोला है कि भाई जो मेथड बोली उन्होंने कि बेड बनाने की, अब इसी को महाराष्ट्र में रिजेस एंड फरोज वाली टेक्निक बोलते हैं।
जो एग्रोनॉमी वाले है वही रिजेस एंड फरोद वाली टेक्निक बोलते हैं, और रिजेस एंड फरोद वाली टेक्निक है वो ट्रैक्टर से भी की जा सकते हैं। पटेल साहब का जो सवाल था कि छोटे पैमाने में नहीं, मैंने तो 20-25 साल के पहले महाराष्ट्र में देखा है कि बड़े पैमाने में जो अपना बखर था उसके माध्यम से भी रिजेस एंड फरोद के माध्यम से बड़े बड़े बेड बनाए जा सकते हैं। मैंने खुद ने बनाए थे और उस पर गेहूं की फसल ली थी, तो वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको स्टैंडर्डाइज करने की बहुत जरूरत है, तो किसानों का एक जो कंफ्यूजन दूर होगा, एक बात। और दूसरा कि जैसे आज के मुख्य अतिथि जी ने और पटेल साहब ने और बाकी सबने बोला है कि भाई हम ऑर्गेनिक तो बनाते हैं, दिक्कत आती है उसको बेचने की, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में एक हाथ दूसरे 2-4 लोगों का बेचा जाना वो अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने में वो बेचा नहीं जाता, और बेचा नहीं जाता इसीलिए उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। तो निश्चित रूप से उसकी कुछ मेथोडोलॉजी यदि हम स्टैंडर्डाइज करें, चाहे एफपीओ के माध्यम से करें, कंपनी के माध्यम से करें, तो और जब बेचा जाएगा किसान को 2 पैसा मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार होगा। इस बारे में भी इस मंच के माध्यम से और जो मुख्य अतिथि जी है उनसे सबसे अनुरोध है इस बारे में सोचे और इस बारे में अगर मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने हिसार में एक ग्रुप बनाया, मिले, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही सर आपकी। अनाज दिया है इस बार और हमसे संतुष्ट हैं। ऐसा ही एक प्रयोग कुदरत खेती अभियान रोहतक जो है, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी वो रोहतक में चला रहे हैं, और रोहतक में भी और तेल दालें हैं, सब्जियां वगैरह रोहतक में भी देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी सभी अपने जहरमुक्त किसानों का ही संगठन है। तो दूसरे हम हिसार रोहतक में हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा सभी किसान अपने अपने इलाके में कर सकते हैं और ये संभव है। हाँ, ये रखो कि भाई खेत देखो, खेत में आओ, और हमारे ग्राहक का भरोसा होना चाहिए हम पे, हमारे उत्पाद पे। ऐसा संभव हो सकता है। बिक्री की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में 25 एकड़ का खेत है, मेरे अनाज की बिक्री की मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाव पे बेच रहा हूँ शादियों में। तो इससे देखते हैं आपको भी खत्म हो सकती है। जहां भी हम बैठे, जैसे तैसे बात घुमा के खेती पे ले आओ और जहरमुक्त खेती पे ले आओ और अच्छे अनाज पे, भोजन पे ले आओ। डॉक्टर से बचने का इलाज उपाय बताओ, तो आपका अनाज और आपके ग्राहक अपना आप जुड़ जाएंगे। हो सकता है सर ऐसा। जी सर। जी, जी। हाँ, धन्यवाद सर। वास्तव में दोनों बातें महत्वपूर्ण इस कदर भी हैं कि जब तक हम तकनीकों को अपनाएँगे नहीं तब तक वो कठिनाई तो दिखाएगी। और दूसरा, जब हम ग्रुप में या बहुत सारे साथी मिल कर के इस तकनीक को या किसी भी अच्छी तकनीक को आगे बढ़ाएँगे, तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, हमारे ग्राहक भी अच्छे होंगे, लोगों का विश्वास भी होगा जब वो उनके खेतों में जाएँगी, जब उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो ये बात भी है, और ये बात भी सही है कि जो बहुत सारी तकनीक है, उनमें कन्फ्यूज़न ना करके हम जो अब अच्छा हो उसको अपनाएँ और आगे बढ़ें। और हाँ, इसका है कि एक इंटीग्रेटेड वे में कैसे उसको आगे लाएँ, ये बड़ा प्रश्न है और आगे इस पर चर्चा करेंगे। दिनेश जी, आज आपने प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे सोयाबीन चाहिए था। जी, मुझे जी। सोयाबीन की जरूरत थी, बनी सिंह जी मिल गए आज मुझे। ऐसे ही तो हाँ। मिलेंगे, हम इकट्ठे होंगे तो ऐसा ही मिलेगा। और अनाज भी चाहिए तो हम उनसे लूंगा और साथियों को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म दीजिएगा, सही है, और बिक्री की कोई समस्या नहीं आओगी, इकट्ठे हो जाते हैं तब। और उसके बाद में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, पवन जी, पतंजलि जो संस्थाएं हैं, एक बात दिनेश जी में थोड़ा सा टाइम शायद कम बचा हो, कहना चाहूंगा कि संस्था का और किसान का, जब संस्थाओं में ट्रेनिंग होती है, संस्था अपना रिजल्ट बताती है, तो रिजल्ट कुछ और होता है। जैसे आचार्य देवव्रत जी भी कहते हैं, परंतु किसान के खेत में और संस्था की जगह में बहुत फर्क है, संसाधनों के में बहुत फर्क है। किसान के खेत का जो तजुर्बा है ना, वो कुछ और तरह का है, संस्थाओं का तजुर्बा कुछ और रंग का है। वो मुश्किल किसान को मुश्किल है, संस्था को मुश्किल नहीं है, संस्था कुछ भी कर सकती है। जी सर। जी, जी। आप अगर इस प्रश्न को कि किसानों के खेत और संस्थाओं के खेत में थोड़ा अंतर है, अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करें 1-2 मिनट में, तो और अच्छा रहेगा। हाँ सर, ऐसा है, संस्थाओं के पास में संसाधन असीमित होते हैं, उन्हें कोई भी चीज चाहिए
तो उनको तुरंत उपलब्ध हो जाता है। परंतु किसान को छोटा सा अगर जैसे आज 20,000 का सब सोलर भी लेके आना, तो उसको जुगाड़ सोचता है कहाँ से लेके आऊं, कैसे लेके आऊं, कहाँ मिलेगा। संस्था तुरंत उपलब्ध करवा देगी, परंतु किसान के लिए मुश्किल है। हमें छोटे छोटे हार्वेस्टर चाहिए, छोटे छोटे औजार चाहिए, मैं आज तक नहीं ले पाया सर, और सबकी संस्थाओं के पास में वो आराम से है। तीसरा, संस्थाओं के पास में लेबर, क्योंकि पैसा है तो लेबर आ जाती है, परंतु सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है। खेतों में काम करने वाला हरियाणा में तो है ही नहीं, हरियाणा पंजाब में तो काम कौन करेगा। हमें खुद खेत के सहायक चाहिए होते हैं। हम सब गांव की जो पहले की पद्धति थी ना सर, सब कुछ मिलजुल के काम करते थे और काम के बदले में अनाज मिलता था। किसी गरीब के घर में ब्याह, सारे घर का, सारे गांव का ब्याह होता था, वहाँ धोबी भी बैठता था, मोची भी बैठता था, लोहार भी बैठता था, सब के सब वहीं से काम चल जाता था। परंतु आज किसी को किसी की जरूरत नहीं है, सरकार मुफ्त में दे रही है, खाओ पियो मौज करो। हम किसके लिए उगाएं, क्यों उगाएं हम साथियों। इस मंच से कह रहा हूँ, केवल पहले अपने खेत के लिए, अपने पेट के लिए, अपने खेत में अनाज पैदा करो, उसके बाद में बाहर की सोचो, और वहीं से आपको ग्राहक मिलेंगे, वहीं से हमारे रास्ते खुलेंगे। जी दिनेश जी। जी धन्यवाद। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी का हैंड रेज है। जी आदरणीय, फसल चक्र के ऊपर भी थोड़ा सा निवेदन था। मैं तो महत्व देता हूँ फसल चक्र, जो एक बार बोली वो फसल उस खेत में 36 महीने तक ना बोएं। तो इसके ऊपर आप हाँ हाँ, क्या बिल्कुल डालेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करें ना, मिक्स क्रॉपिंग भी बहुत अच्छा विकल्प है, परंतु उसके लिए हार्वेस्टर और निकालने में, कटाई में बड़ी दिक्कतें आती हैं। गेहूं के साथ में धनिया हो सकता है, बड़ा अच्छा धनिया होता है गेहूं के साथ में, परंतु उसको काटेगा कौन। धनिया, गेहूं के साथ में मेथी हो सकती है, चना हो सकता है, अलसी हो सकती है। मिक्स नहीं है आदरणीय। जैसे अपन ने 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ में एक फसल लगा ली, गेहूं की फसल लगा ली, जी तो वो गेहूं की फसल आने वाले उसी दूसरे साल में ना लगाते हुए तीसरे साल में जाकर के लगाए उसको। हाँ सोयाबीन हाँ की फसल हाँ, जिस ये खेत में लगा ली, ऐसा फसल चक्र अपनाने की बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, पलट के लगाए, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये तो अच्छा है ही जी है। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही किया करते। जी 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 आदरणीय, तो इस तरह से आज आदरणीय मास्टर साहब की क्लास में हम रहे, आपने ये सत्र लिया और बहुत ही साफगोई से ये बात रखी कि किस तरह से पिकनिक जो तकनीक है, जिसको हमने कोई 2 साल पहले भी सुना है और इसके बारे में जाना, और अन्य सदस्यों ने भी इसको पहचाना और इसमें वार्तालाप हुई। आज आपने स्पष्टता के साथ ये बताया कि इसमें क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और किस तरह से हैं हमारे किसान खासकर भारत में हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में बढ़ रहे हैं। और दूसरी बातें भी हुई, बहुत सारी ऐसे विचार भी आए जिस पर आगे कार्य भी किया जा सकता है। एक बात और सुंदर रही कि हाथों-हाथ आपने अनाजों की लेन-देन जैसा एक अच्छा एक सिंबल इस माध्यम से आगे बढ़ा है और आशा है कि आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे इस तरह से ही। अब जबकि समय समाप्त हो रहा है आज के सत्र का और हम अगले सत्र यानी कल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय रंजना बहन जी से या आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से, आप कृपया अपनी बात रख कर के आज के दोनों सत्रों की योग शिक्षक और मुख्य वक्ता जी का बहुत अपना तरफ से धन्यवाद करें, योगाहार की तरफ से धन्यवाद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश श्यामलाल जी। और आज सुबह आदरणीय बगा जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया, योग की क्लास बहुत अच्छी ही रही। और आज आदरणीय हम जब सुरजीत जी को सुन रहे थे, तो सुरजीत जी ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, ये बेड बनाने का से लेकर के गहरी जुताई जिसको हम बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छा ढंग से, ये बहुत आवश्यक है। और अगर हमारे किसान अगर कर सकते हैं तो एक छोटे से छोटा प्रयोग करें, हम कम से कम अभी ऐसा आधा 1 एकड़ में हम अपने प्रयोग करें और उसके तरीके जानें, और जो अगर समस्याएं जो आती हैं तो उसका समाधान के लिए आपका नंबर किसान भाइयों को आप उपलब्ध करा दें, ग्रुप में डाल दें। तो निश्चित हम जब उन्होंने एक बात कही है कि रासायनिक खेती हमें किसी भी स्तर पर नहीं करना चाहिए, और यही बात हम आज 5 साल होते आ रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम लगातार जो हमारे विशेषज्ञ
जो प्राकृतिक जैविक खेती के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने लगातार चर्चा की है कि हमको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, कोई भी पद्धति हो, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमको रसायन नहीं डालना है और हमें जैविक पद्धति से, प्राकृतिक परंपरागत पद्धति से खेती करना है और हमारे किसान भाई करें। एक निवेदन और है, जैसा किसान की जो उन्होंने कहा है कि संस्थान और किसान में बहुत अंतर है। यह बात सही है, क्योंकि अधिकतर संस्थाएं जो है सरकार के पास और समाज में प्रेजेंटेशन करते हैं, जो प्रेजेंटेशन बहुत सिर्फ उसका पॉजिटिव प्रेजेंटेशन होता है। 1 एकड़ में हम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हैं, ऐसे कोई हेडिंग बना करके जो यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा निवेदन है कि किसान की समस्या क्या है, और छोटे-छोटे किसानों की जो समस्याएं आती हैं, वो ज़रूर उस पे शामिल की जाएँ, उन किसानों के अनुभव लिए जाएँ। जैसे इसके पहले हमारे किसानों ने जो अनुभव बताए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएँ भी बताई हैं। तो उन समस्याओं का अगर हम समाधान करते हैं, अगर समस्याओं को सुनते हैं और उनका हम समाधान करते हैं, तो निश्चित है हमारे किसान इससे और आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत-बहुत शायदबाद देता हूँ, आज उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस योगहार कार्यक्रम में। पूरा योगहार परिवार की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और उपस्थित जो हमारे सदन में सभी भाई-बहन हमेशा होते हैं, सहयोग करते हैं, सहभागिता करते हैं और आपको आमंत्रित किया। उन सभी को सादर प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। शुक्रिया जी सभी का, धन्यवाद जी, दिल से धन्यवाद, मुझे मौका दिया, आप लोगों ने योग्य समझा। शुक्रिया सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दार्जिलिंग, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ करें। जी ओम। जब सबको जय श्री राम। जी, जय श्री राम। ओम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक आ रही है जी, आप नंबर दीजिएगा मुझे।